न्यू कीवर्ड्स को, न्यू टेक्नोलॉजी जो क्या इवॉल्व हो रही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, फिर क्या कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अलग अलग चीज़ें आ रही है। ये सारी चीज़ें जब आप जानोगे तब आपको एक आंसर मिलेगा, आप उसे आंसर के तौर पे आप लिखोगे, ठीक है। कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ने को कहा था, दो आई एम नॉट टेकिंग योर पॉलिटी क्लासेस बट स्टिल आई हैव टोल्ड यू टू रीड अबाउट सुप्रीम कोर्ट। हैव यू गॉन थ्रू? नहीं, मत जाओ, मुझे क्या है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ा, वेरी गुड। कुछ पढ़ो, जब आप पढ़ोगे तब पता चलेगा ना कि अच्छा ये सारी चीजें भी होती है। क्या? एनजीएससी क्या है? अच्छा, एनजेएससी, नेशनल जुडिशरी काउंसिल वाला। सी उस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, उस पर आप बताओगे, क्योंकि मैंने इसमें इन डेप्थ में नहीं पढ़ा है, मुझे लगा कि करंट अफेयर में है। सो आई कैन टेल यू अबाउट कि आप इसे ये पढ़ के, आप मुझसे पॉलिटी पूछो, सॉरी आप मुझसे ज्योग्राफी पूछो, मैं बताऊंगी। अब आप मुझसे जुडिशरी पूछ लोगे तो फिर ऐसा मैं नहीं बता पाऊंगी, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि रीड अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। आज आप पढ़ के आओगे गगनयान मिशन के बारे में। गगनयान मिशन है न्यूज़ में, फ्रांस मदद करेगा गगनयान मिशन में, ठीक है। गगनयान मिशन के बारे में आप पढ़ के आओगे। एक और चीज होता है कामरन लाइन, कामरन लाइन, साइंस एंड टेक से रिलेटेड। हर दिन हम नए सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। कामरन लाइन जो है, जब आप अर्थ के ऊपर जाते हो, एटमॉस्फेयर से ऊपर जाते हो, आउटर स्पेस में जब ट्रैवल करने जाते हो, तो ग्राउंड से जो आपका अर्थ का सरफेस का ग्राउंड है, वहां से जब 100 किलोमीटर ऊपर जाओगे ना तो आपको एक लाइन मिलेगा, मीन्स इमेजिनरी लाइन, उसे हम कहते हैं कामरन लाइन। उसके बाद उस लाइन के बाहर आपका आउटर स्पेस शुरू हो जाता है, ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन चेंज हो जाता है, उसी को हम कहते हैं कामरन लाइन। ये जब आप क्या कहते हैं रॉकेट के बारे में पढ़ोगे, उसमें आपको ये लाइन मिलेगा कामरन लाइन के बारे में, ठीक है, पढ़ लेना। क्या है? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशन नहीं, ग्रेविटेशन तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे क्या कहते हैं अर्थ के सरफेस से, वैसे वैसे ग्रेविटेशन कम होते जाता है ना। तो एक लाइन हमने डिमार्केट किया है कि आउटर स्पेस को और हमारे जो एटमॉस्फेयर है उससे डिफ्रेंशिएट करता है। इसके बाद जो है हम सैटेलाइट्स कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। L1 पॉइंट क्या होता है, L2 पॉइंट क्या होता है, सुना है ये? आदित्य L1 मिशन के बारे में सुना है ना, उसमें L1 क्या है ना, वो सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जब आप जानोगे तब आप समझोगे, जब समझोगे तब लिखोगे, जब लिखोगे तब प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे, मेंस क्वालिफाई करो, इंटरव्यू क्वालिफाई। एग्जाम में, इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया कि क्या होता है, तो that would not make a good sense, that would not good make a good impression in front of क्या कहते हैं जो जो भी होंगे बैठे हुए एक्सपर्ट्स, राइट। तो आप कुछ कुछ चीज़ों को समझ सकते हो। कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अभी भी कूलिंग बहुत ज़्यादा लग रहा है। नहीं नहीं, बंद नहीं। वेस्टर्न घाट्स हमने कंप्लीट कर लिया था ना, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट जब हमने कंप्लीट कर लिया था तो मुझे बताओ, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करोगे, यूपीएससी क्वेश्चन 2020 आई थिंक, नहीं 2022, जब आप नॉर्थ से साउथ की तरफ आओगे या फिर आप जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हो, तो आपको कौन कौन से माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगे? तो अरेंज देम फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ये सवाल पूछा गया था। मुझे बताएंगे आप सबसे नीचे से। कल हमने वेस्टर्न घाट कंप्लीट कर लिया था, राइट, याद कर लिया होगा, पढ़ा होगा। सबसे लास्ट में जब आप, मैं टिप पे देखती हूँ, ये टिप है, यहाँ पे जब मैं देखती हूँ क्या मिलता है आपको, कौन सा रेंज यहाँ पे मिलता है? अगस्त्य मलाई, राइट, अगस्त्य मलाई। रिकैप हम कर रहे हैं, ठीक है। अगस्त्य मलाई के जब मैं ऊपर जाऊंगी कौन सा माउंटेन रेंज मिलेगा? कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स। और उसके ऊपर मैं जाऊंगी
पालिनी एंड नीलगिरी, नहीं पालिनी एंड नीलगिरी, राइट? अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई एंड पालिनी रेंज। फिर मिलता है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, राइट? नीलगिरी हिल्स एंड देन नीलगिरी हिल्स के जब मैं ऊपर आऊंगी तब मुझे ऊपर में यहाँ पे मैंने कुछ रेंजेस बताए थे। कौन कौन से रेंजेस थे वो? अजंता रेंज, अजंता बताया था जब हम पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ रहे थे। हाँ, महाराष्ट्र का जब प्लेट्यू हमने पढ़ा तब मैंने बात की थी। अजंता रेंज के बाद बालाघाट रेंज एंड देन हरिश्चंद्र रेंज। याद हो गया? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ईस्ट टू या फिर साउथ टू नॉर्थ। आई होप अगर आपको सवाल आए ऐसा कभी तो आप कर पाओगे। नेक्स्ट नेक्स्ट और हमने क्या बात की थी इंपॉर्टेंट पासेस के बारे में? सबसे ऊपर कौन सा पास था? थालघाट एंड देन भोरघाट, पलक्कड़ एंड देन सेनकोट्टा गैप। थालघाट कनेक्ट किसको करता है? सब बोलिए, सब। हाँ बोलिए। मुंबई एंड नासिक को, भोरघाट मुंबई पुणे, पलक्कड़ गैप एंड सेनकोट्टा गैप। वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, आई लिटरली सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे पढ़ा करो रोज। ओके, एक और सवाल दे देती हूँ मैं। हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम हिल्स, क्या नाम है मिजो हिल्स का हाईएस्ट पीक? ऑप्शन में आएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। ओके, देती हूँ मैं। ऑप्शन में याद करने दो मुझे। टूजो एंड डीफू एंड ईजा एंड ब्लू माउंटेन। यस, टूजो, वेरी गुड। ब्लू माउंटेन्स, आपको क्या लगा आपने सही दे दिया? टूजो इज अ पास विच कनेक्ट्स मिजोरम एंड म्यांमार। म्यांमार मणिपुर को कैसे कनेक्ट करेगा? मिजोरम, यहाँ पे है मिजोरम, ये है म्यांमार, इन दोनों के बीच में क्या पास है? टोजो पास। डीफू पास कनेक्ट्स अरुणाचल प्रदेश एंड म्यांमार। ईजा माउंटेन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर हिल्स एंड ब्लू माउंटेन्स इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजो हिल्स। गुड। मिजो हिल्स को एक और किस नाम से जानते हैं हम? लुशाई हिल्स, लिख लीजिए। मिजो हिल्स को अगर आपने नहीं लिखा है लिख लीजिए, लुशाई हिल्स। मिजो हिल्स को एक और कहते हैं हम लुशाई हिल्स, लुशाई हिल्स। अमरकंटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है? सोन एंड नर्मदा। नर्मदा flows between which two rifts or which two mountain ranges? विंध्या एंड सतपुरा, वेरी गुड। और इतना ही हमने किया था ना? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स,
ईस्टर्न घाट के बारे में। क्या? अरे हाँ, यहाँ ही पहन लो। ठीक है, खुश। इधर भी लिख देती हूँ, छत छत वो क्या कहते हैं, छोटा नागपुर भी लिख देती हूँ। और कुछ लिख दो। मेवाड़ प्लेट्यू भी लिख देती हूँ। और कुछ लिख दो। कैमूर भी लिख देती हूँ। ओके। ये इमेज बनाया मैंने इसलिए ताकि हम बता दें हमने क्या क्या कवर कर लिया। अरावली कर लिया, ये सारी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। अब हमारा बचा हुआ है ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, जिस तरह से आपने वेस्टर्न घाट देखा कि बहुत ही कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस है, देखा आपने, हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूअस माउंटेन रेंजेस था। बट ईस्टर्न घाट जो है ना वो हाईली इरोडेड है, मीन्स बहुत ज़्यादा ये लो हो चुका है। इसके हिल्स जो है बहुत ही डिग्रेड हो चुके हैं। क्यों डिग्रेड हो चुके हैं? सबसे पहला कारण कि बहुत ही ओल्ड है। इट इज़ ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स, इट इज़ ओल्डर देन हिमालयन माउंटेन सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है। ओल्ड होने के कारण ये धीरे धीरे इसका अपर्दन होके इसका जो हाइट है वो कम हो गया। दूसरा कारण ये है ओल्ड होने का कि यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स जो है ना वो फ्लो करती है। महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, बहुत सारी नदियाँ फ्लो कर रही है। ये नदियाँ जब फ्लो करके इस साइड आ रही है, क्योंकि हमारा जो टेबल लैंड है, हमारा जो प्लेट्यू है थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, तो सारी नदियाँ जो है अपने साथ पानी इधर लेके आ रही है, ईस्ट की तरफ लेके आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन में लेके आ रही है। इस क्या कहते हैं, इस रास्ते में क्या हो रहा है कि जो भी यहाँ पे पत्थर थे, जो भी पहाड़ थे, उसको ये नदियाँ तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है, उनको ब्रेक डाउन कर रही है, उसको उनको छोटा कर रही है। तो इसी कारण से आपको इधर में माउंटेन जो रेंजेस है ना वो एकदम कंटिन्यूअस चेन में नहीं मिलेंगे, ना ही बहुत ही ऊंचे ऊंचे आपको पहाड़ मिलेंगे, ना ही कंटिन्यूअस मिलेंगे। ये बिखरे बिखरे से पहाड़ है, कुछ इधर है, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे है, इस तरह से इंपॉर्टेंट पीक्स आपको मिलेंगे। ये है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ठीक है। ईस्टर्न घाट का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? हाँ, आपके बुक में लिखा हुआ है महेंद्रगिरी। एनसीईआरटी जब आप बुक पढ़ोगे ना उसमें लिखा है महेंद्रगिरी, जिसकी हाइट है 1501 मीटर। बट आपके बुक में एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी लिखा हुआ है, लेकिन क्या, हाँ एनसीईआरटी 11th क्लास में महेंद्रगिरी लिखा हुआ है, बट इन रियलिटी आपका हाईएस्ट पीक है जिंदागढ़ा। जिंदागढ़ा इज योर हाईएस्ट पीक विथ एलिवेशन ऑफ 1692 मीटर। ठीक है, 1690 मीटर, 1690 मीटर जिंदागढ़ा। लिख लो अभी, बाद में पढ़ना। हाँ, क्या? आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है महेंद्रगिरी। दोनों ऑप्शन नहीं आएगा, या तो महेंद्रगिरी आएगा या तो जिंदागढ़ आएगा। मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली महेंद्रगिरी आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स में लिखा हुआ है, और प्लस हम जब एक एग्जाम में जब क्वेश्चंस बनते हैं तो उसको एज ए रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। ठीक है, डन। हम्म, अब मेरे साथ आप ऊपर से लेके नीचे तक मार्क करते जाएंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स के बारे में। ठीक है, पालनी हिल्स वगैरह लिख लिया है ना? पालनी हिल्स इंपॉर्टेंट जो है वही हम मार्क करेंगे। महेंद्रगिरी लिख लिया। महेंद्रगिरी के बाद आप लिखोगे वेलिकोंडा रेंज। वेलिकोंडा, वेलिकोंडा रेंज ये है तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश में। वेलिकोंडा, वेलिकोंडा। आप मैप बनाएंगे इस तरह से, सबसे ऊपर यहाँ पे लिखेंगे महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी के नीचे जब आप आओगे लिखोगे वेलिकोंडा। वेलिकोंडा तमिलनाडु, सॉरी आंध्र प्रदेश में। फिर आप लिखोगे नल्ला मल्ला हिल्स। नल्ला मल्ला हिल्स
Nalamala Hills, which is also in Andhra Pradesh. पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा, उसके नीचे पालकोंडा हिल्स, पालकोंडा। पालकोंडा के बाद आएगा जावेदी, जावेदी हिल्स, जावेदी हिल्स, एंड देन शेवरॉय हिल्स, शेवरॉय हिल्स, एंड पालिनी रेंज तो है ही, पालिनी इज इन तमिलनाडु, पालिनी रेंज। यूपीएससी का सवाल हाल फिलहाल का, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, बट स्टिल दे हैव आस्क्ड अबाउट these ranges, महेंद्रगिरी, पालीकोंडा, वेलिकोंडा, जावेदी, शेवरॉय एंड पालिनी हिल्स के बारे में दे हैव आस्क्ड अबाउट इट। ओके, ईस्टर्न घाट में बस इतना ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है ईस्टर्न घाट। डन। एक बार फिर से सबसे ऊपर महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी से जब आप नीचे आओगे आपको मिलेगा वेलिकोंडा, फिर नलामला, एंड देन पालकोंडा, फिर जावेदी, शेवरॉय एंड देन पालिनी रेंजेस। ओके, हाँ देख लीजिए, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी आपको मिलेगा उड़ीसा में, महेंद्रगिरी है उड़ीसा में, महेंद्रगिरी जो है उड़ीसा का भी हाईएस्ट पीक है। जिंदागढ़ भी उधर ही है, इसमें नहीं लिखा है ना जिंदागढ़, नहीं, महेंद्रगिरी। फिर वेलिकोंडा जो है वो है आंध्र प्रदेश में, नलामलाई आंध्र प्रदेश, पालकोंडा आंध्र प्रदेश, जावेदी आंध्र प्रदेश, शेवरॉय आंध्र प्रदेश, पालिनी रेंज तमिलनाडु। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोई मुझे बताएगा कोस्टल प्लेन्स क्रिएट कैसे होते हैं? तटीय मैदान, तटीय मैदान कैसे बनते हैं? तट कैसे बनते हैं? पानी से, हाँ, तो उसे टकराता है तो उसके पास मिट्टी कहाँ से आती है? वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ से नदी भी है कुछ कुछ, कौन कौन सी नदियाँ हमने बात की थी कल? वेस्टर्न घाट्स, इंपॉर्टेंट रिवर, बोलिए बोलिए। तापी लिख दिया, ठीक है, उसके नीचे नर्मदा इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। बेतुल, बेतुल भी नहीं, बेतुल इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। जुआरी नदी के बारे में मैंने बताया था कल, मांडोवी के बारे में बताया था, मांडोवी, जुआरी, ये है बीपीएससी का सवाल। मांडोवी नदी कहाँ पे स्थित है? मांडोवी नदी कहाँ बहती है? मांडोवी नदी बहती है गोवा में, मांडोवी एंड जुआरी, ये केवल दो ही नदियां हैं गोवा में बहती है। ठीक है, उसके बाद केरल में आपको कौन सी नदी मिलेगी? पेरियार रिवर, पेरियार नदी। ठीक है, ये जो नदियां है ना, ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि ये वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट की तरफ ये फ्लो कर रही है, यानी कि ये अरेबियन सी में जाके मिल रही है। पर हमारे जो लैंड मास, जो हमारा लैंड मास है वो टिल्टेड है, इस टिल्ट के कारण बहुत सारी नदियां जो है ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ओरिजिनेट तो होती है वेस्टर्न घाट से, पर ये ओरिजिनेट होके फिर ये मूव करती है ईस्ट की तरफ। बहुत सारी नदियां हैं। क्या ये नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आएंगी?
ठीक है, नदियाँ अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आ रही है। क्या समुद्र में भी सेडिमेंट्स होते हैं? बिल्कुल होंगे। कहाँ से आएगा सेडिमेंट्स? एक तो वॉल्केनिक इरप्शन से, ये दूसरा सरफेस एरिया से, मीन्स हमारा जो लैंड मास है वहाँ से नदी अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जाती है। ये जब वेव्स चलते हैं समुद्र में, जब लहरें उठती है, जब लहरें चलती है, तो समुद्र की लहरें आती है अपने साथ, ये इरोजन तो करती है पर साथ साथ डिपोजिशन भी करती है, मीन्स साथ साथ ये कोस्टल प्लेन्स का भी निर्माण करती है। तो जब कोस्टल प्लेन्स आप जब पढ़ोगे, कहाँ के मालाबार कोस्ट के बारे में किसी ने सुना है? अब लिखेंगे। जब आप तापी से गोवा तक आते हो, तापी से जब गोवा तक आते हो, आप उसे कहते हो कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट। गोवा से कर्नाटक तक, गोवा से कर्नाटक तक आप कहते हो उसे दिस इज आवर कर्नाटका कोस्ट, कर्नाटका कोस्ट। एंड कर्नाटक से केरल तक को कहते हैं मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। दिस इज योर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा कोंकण कोस्ट। अच्छा, जो महाराष्ट्र में हमारा वेस्टर्न घाट्स है उसका क्या नाम है? महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट्स है उसका कुछ नाम है? सह्याद्री रेंज लिखवाया था, सह्याद्री रेंज लिख लिया, मालाबार कोस्ट। दैट वाज योर सुवर्ण रेखा नदी के बारे में बताया था मैंने, कहाँ से ओरिजिनेट होती है? झारखंड में। किसके पास? हाँ, सुवर्ण रेखा, स्वर्ण रेखा। नहीं नहीं, क्या क्या नाम है? सुवर्ण, सुवर्ण रेखा। अरे स्वर्ण रेखा, सुवर्ण रेखा। हाँ तो ठीक है, स्वर्ण रेखा। स्वर्ण क्यों? क्योंकि वहां पे गोल्ड के ट्रेसेस मिलते हैं, दैट्स वाई। जो भी है ठीक है। स्वर्ण रेखा है नदी, स्वर्ण रेखा से यहाँ पे स्वर्ण रेखा के ये किसके पैरेलल बहती है? दामोदर नदी के पैरेलल बहती है, याद है ना, और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। स्वर्ण रेखा से आप महानदी तक आओगे, महानदी, आपको मिलेगा एक कोस्ट जिसका नाम है उत्कल कोस्ट, उत्कल कोस्ट या फिर उड़ीसा कोस्ट। द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जल है, याद है? याद है ना? ये सारे जितने भी फीचर्स है ना, वो सारे इन्हीं सब से नाम आए हैं ज्योग्राफी से आपके। ठीक है, उत्कल या फिर उड़ीसा प्लेन्स, उड़ीसा कोस्टल प्लेन्स। महानदी के बाद कृष्णा नदी तक, कृष्ण महानदी से कृष्णा नदी तक जो प्लेन है उसका नाम है नदन सरकार, नदन सरकार। मैप में देखा होगा कभी आपने नदन सरकार के बारे में। एंड कृष्णा से कावेरी इज कॉल्ड एज, कोई मुझे बताएगा क्या कहते हैं? फेमस है बहुत। हाँ, कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। सुवर्ण रेखा से महानदी, महानदी से कृष्णा, कृष्णा से कावेरी।
डन। यस। कल मैंने आपका आंसर चेक नहीं किया था राइट, आज मैं चेक कर लूंगी। श्योर श्योर। डन। हाँ। मेल, अच्छा आपने मेल आज किया है? कल तो मैंने आपको रिप्लाई दिया था क्या? अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड। डन। आगे बढ़े। सुवर्णरेखा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। अब हम पढ़ेंगे आइलैंड्स के बारे में, इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। सुमात्रा किसका पार्ट है? वेरी गुड, वेरी गुड। उसी के बगल में, उसी में नहीं है। बाली इज अ सेपरेट आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। लिखिए। बातें नहीं। आई हैव नॉट गिवन यू दिस परमिशन टू टॉक इन माई क्लास। यस, दैट इज कॉल्ड एज बैरन आइलैंड। It is the only active volcanic feature of our Indian peninsula या फिर Indian landmass।
क्या क्या नाम है इसका? हाँ, नाम तो चेंज हुआ है, मैं याद नहीं, क्या है? हाँ, श्री विजयपुरम। हाँ, अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, राइट? क्या बोस आइलैंड भी है? हाँ। अ, अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ है, हमारे प्यारे मिनिस्टर ने ये। हाँ, लिखेंगे। पहले डायग्राम बना लिया, थोड़ा बड़ा बनाना था ना, सुबह मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी। चलिए, कोई बात नहीं। कितने क्यूट हो आप लोग। डन, आगे बढ़े। अब मैं, कोई दिक्कत, किसी को कोई दुख दर्द है क्या? हाँ, बताइए। इसको जूम आउट नहीं कर सकते? हाँ, ये लो। और कैसे करूँ इसको मैं? ये लो, ठीक है। नॉर्थ अंडमान में है सैडल पीक, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह का सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक। नेक्स्ट लिखा मैंने मिडिल अंडमान। मिडिल अंडमान जो है उसमें एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड इज द ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड ऑफ इंडियन पेनिनसुला। केवल यही एक एक्टिव है, बट यहाँ से वॉल्केनिक मैग्मा नहीं निकलता है। जो आपको दिखता होगा, फोटो वोटो में देखा होगा, लाल लाल मैग्ना मैग्मा, यहाँ से मैग्मा नहीं आता है। यहाँ से केवल निकलता है मड, वाटर, वाटर वेपर। यहाँ से मिट्टी निकलती है, पानी, मिट्टी, पानी, फिर वाटर वेपर। डोंट मेड यू टू टेक आउट फ्रॉम दिस क्लास। दो आई एम लिबरल, दो आई एम, मतलब आई एम गिविंग यू टू टॉक इन द क्लास, बट यू आर नॉट अलाउड। चलिए, लिखा बैरल आइलैंड से मैग्मा बाहर नहीं आता है, यस। हाँ, देखिए, जब हम वोल्केनो की बात करते हैं ना, आपके दिमाग में क्या आता है? मैग्मा निकल रहा होगा, लावा, बहुत सारा ज्वालामुखी विस्फोट वाला एरिया निकल रहा होगा। बट हमेशा वोल्केनो में से मैग्मा बाहर नहीं आता है। कोई कोई वोल्केनो में से केवल वाटर वेपर आता है। किसी वोल्केनो से केवल गैसेस निकलते हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं फ्यूमरोल्स, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारे इंपॉर्टेंट गैसेस निकलते हैं। क्यों निकलते हैं ये सब? ज़रूरी ये नहीं कि सारे वॉल्केनो का जो पॉइंट हो जहाँ से ये वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, जहाँ से इसको मैग्मा मिल रहा है, उसके पास हमेशा मैग्मा हो। ज़रूरी नहीं कि ये मैग्मा पिघल रहा हो। क्या पता कुछ ऊपर ही, कुछ दूरी पर ही, यहाँ पे इसको गर्मी मिला है, ठीक है, इसके पास अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे उसको क्रैक मिला। मान लो कि अगर पानी उबल गया है, पानी उबल रहा है, आपने एक सीटी बंद कर रखा है, जो भी पानी है वो सीटी से ही बाहर आएगा जब आप प्रेशर कुकर बंद करते हो, क्योंकि उसके पास एक ही पॉइंट है बाहर आने का, ठीक है, गैस बाहर आने का एक ही पॉइंट है। मान लो कि यहाँ पे मिट्टी वगैरह थी, यहाँ पे पानी था, अभी बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है और इसको एक छोटा सा एक वॉल्केनिक वेंट मिलता है, यानी कि क्रैक मिलता है जहाँ से बाहर आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बाहर आती है, जिसे हम लहर कहते हैं। लहर मतलब कि केवल मड निकल रहा है, केवल मिट्टी, गाद वगैरह जब आता है उसे हम कहते हैं लहर। लिख लीजिए, लहर। लहर में केवल मिट्टी, पानी, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें आती है, ठीक है। नेक्स्ट है साउथ अंडमान। साउथ अंडमान में है आपका पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर विच इज़ द कैपिटल ऑफ, मतलब कि उसका जो हेड क्वार्टर है पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार का। देन नेक्स्ट, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को एक पैसेज, यानी कि एक जल संधि, उसको स्ट्रेट कहा जाता है, बट एक चैनल जो होता है ना वो स्ट्रेट से थोड़ा डीप होता है। जल संधि का मतलब, स्ट्रेट का मतलब है, स्ट्रेट नाम सुना ना, पार्क स्ट्रेट सुना होगा, पार्क स्ट्रेट सुना है ना, या फिर जावा
तो सॉरी जावा बोल रही हूँ, जिब्राल्टर स्ट्रेट सुना होगा। ये सारे स्ट्रेट क्या होते हैं? स्ट्रेट का मतलब होता है, हिंदी में जब आप समझोगे ना, उसका मतलब है जल संधि। जल संधि का मतलब मिलना, दो चीजों का मिलना। तो हाँ बताइए। दो समुद्र को कह सकते हैं, दो वाटर बॉडी को एक साथ जोड़ता है, उसी को हम कहते हैं स्ट्रेट या फिर जल संधि। जल संधि यानी कि स्ट्रेट, STARIT, स्ट्रेट एंड चैनल में डिफरेंस ये है कि चैनल जो होता है ना वो थोड़ा सा डीप होता है, और स्ट्रेट जो होता है थोड़ा सा नैरो, थोड़ा सा कम उसका डीप होता है, बस यही डिफरेंस है। तो लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान को एक चैनल डिवाइड करती है जिसका नाम है डनकन चैनल, या फिर हम इसको डनकन पास भी कहते हैं। लिख लीजिए, सवाल आया हुआ है, डनकन चैनल या फिर डनकन पास। एक इंपॉर्टेंट एक और चैनल है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान एंड कार निकोबार द्वीप समूह को डिफ्रेंशिएट या फिर अलग करता है। लिख लिया, 10 डिग्री चैनल अलग करता है, इसको आप लिख लीजिए, अलग से लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। और दूसरा इंपॉर्टेंट है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल के बारे में 2 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट डालिए, हेडिंग डालिए, 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल डिवाइड करती है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा आइलैंड से, विच इज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा आइलैंड को डिवाइड करती है, विच इज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। सुमात्रा इज द पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लेना इंडोनेशिया। दूसरा पॉइंट आप ये लिखोगे, 11 डिग्री चैनल इज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ये पूरा इंडिया का भाग है ना, तो आप ये भी लिख सकते हो कि ये डिफ्रेंशिएट करता है इंडिया और इंडोनेशिया को, या फिर अलग करता है इंडिया एंड इंडोनेशिया को। इंडिया एंड इंडोनेशिया। आपको एक ग्रेट निकोबार में एक मैंने प्लेस मार्क किया है, इंदिरा पॉइंट। हाँ यस, 2004 में सुमात्रा में एक सुनामी आई थी। सुनामी क्या होता है? यस आप बताएंगे, मैंने आपको पढ़ा रखा है। सुमात्रा में एक सुनामी आई थी, ठीक है, सुमात्रा आइलैंड पे। सुनामी क्या होता है? वेव होता है, ठीक है। वो कैसे क्रिएट होता है? लो, यस आगे बढ़िए। लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है, यस। सुनामी जो है जनरली सी बेड में, यानी कि सी बेड हो सकता है या फिर कोई भी पानी हो सकता है जिसके अंदर एक, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा जा रहा है, वेरी गुड। यानी कि मूवमेंट, यानी कि इनका कहना यह है कि अर्थक्वेक जब भी आएगा समुद्र के नीचे किसी भी पानी या फिर किसी भी वाटर बॉडी के नीचे, जब वॉल्केनो आता है, सॉरी वॉल्केनो बोल रही हूँ, अर्थक्वेक आता है, भूकंप जब आती है तो उसका प्लेट मूव करेगा। जब ये मूव करता है तो क्या वहाँ पे जो पानी है वो मूव नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जैसे जैसे वो शोर के पास जाएगा, यानी कि जैसे जैसे कोस्टल लैंड के पास जाएगा, वैसे वैसे उसकी हाइट इंक्रीज होते जाएगी, और ये बाद में क्या करता है? फ्लड करता है। तो जब सुमात्रा आइलैंड में, सुमात्रा के पास जब हमारे प्लेट्स जब अलग हो रहे थे, जब मूव कर रहे थे, इसके कारण एक वॉल्केनो आया या फिर इसके कारण एक मूवमेंट हुआ, जिससे जो हमारा इंदिरा पॉइंट था ना वो डूब गया। ओके, तो यही मैंने लिखा है कि इंदिरा पॉइंट 2004 में सुनामी आई थी सुमात्रा आइलैंड पे, जिसके कारण इंदिरा पॉइंट डूब गया था। डन। ये था इंपॉर्टेंट अंडमान एंड निकोबार के बारे में। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। हाँ, काला पानी की सजा यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर, हाँ लिख लीजिए, पोर्ट ब्लेयर, यहीं पे मिलता था काला पानी की सजा, पोर्ट ब्लेयर। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। क्या?
सारे टापू पे जाना नहीं, वहाँ पे सारे टापू पे जाना अलाउड नहीं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट वो रहते, क्या कहते हैं, ट्राइब्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, जैसे कि सेंटिनल्स। सेंटिनल्स के बारे में नहीं सुना होगा कभी, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें मिलता है सेंटिनल्स, ओंगे एंड जरावा, ये इंपॉर्टेंट वहाँ के ट्राइब्स हैं। क्या पिछले साल न्यूज़ में था? ओके। ये सारे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है, लिख लीजिए। ये ट्राइब्स कहाँ पाए जाते हैं? ये सारे ट्राइब्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं। अंडमान एंड निकोबार में, निकोबार आइलैंड का वहाँ का जो लोकल क्या कहते हैं डेटी है, या फिर ट्राइब्स को प्रोटेक्शन के लिए, ट्राइब्स अपना जो प्रिमिटिव जो चीज़ें करते हैं उसको करने के लिए वहाँ पे उनको अलाउड है। और आप सारे द्वीप्स पे, जितने भी द्वीप्स हैं अंडमान एंड निकोबार के, उन सारों पे आप नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सेंटिनल्स, ओंगे एंड जरावा। जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे, जब हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे, हम तब फिर से इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज आवर लक्षद्वीप। लक्षद्वीप मतलब बहुत सारे द्वीपों का समूह। लक्षद्वीप मतलब बहुत सारे द्वीपों का, लाख द्वीपों का समूह। सबसे पहले आप मैप बनाइए। क्या टापू इंपॉर्टेंट है? 36 एग्जाम में आपको मिलेगा 36। अंडमान में बहुत सारे हैं, उसकी जरूरत नहीं है, वो आपसे नहीं पूछेंगे। लक्षद्वीप में केवल पूछेंगे आपसे कि 36 हाउ मेनी आइलैंड्स आर इन द क्या कहते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो टोटल है 36, टोटल 36 लिख लीजिए। मालदीव्स न्यूज में था क्या? क्यों न्यूज में था? टूरिज्म को लेकर भी था। और हम्म, वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, वेरी गुड वेरी गुड। मालदीव्स इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वहाँ की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो चेंज हो रही है। वहाँ पे लोग मतलब लोग कह सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट कह सकते हैं, या फिर एजेंडा कह सकते हैं, या फिर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे डिमांड करें कि यहाँ पे इंडियंस का पॉपुलेशन जो है, या फिर इंडियंस का जो इन्फ्लुएंस है बहुत ही ज़्यादा है। इंडियन गवर्नमेंट हमारे इंटरनल मैटर्स में दखल देती है। तो इसके कारण एक डिबेट छिड़ गया था, एक क्या कहते हैं क्राइसिस टाइप हो गया था इंडिया और मालदीव्स के बीच में टूरिज्म को लेकर। क्योंकि मालदीव्स का 75% ऑफ जीडीपी जो है ना टूरिज्म से आता है, टूरिज्म से कमाते हैं ये। और मोस्ट सबसे ज़्यादा टूरिज्म यहाँ पे आते हैं इंडिया से। इंडिया के बाद फिर है यूएसए का नंबर। इंडिया एंड यूएसए से यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिज्म के लिए लोग आते हैं, और मोस्टली जीडीपी उनका इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इंडिया से जब इनका दुश्मनी होता, ऑब्वियसली अगर किसी नेबरिंग स्टेट का इंडिया से दुश्मनी होता तो दोस्ती किसके साथ होती है? चाइना के साथ। कल न्यूज़ आर्टिकल, एक हिंदू में एक न्यूज़ आर्टिकल था चाइना एंड इंडिया को लेकर, कि इंडिया ने चाइना से अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में एफडीआई, मतलब कि एफडीआई क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब आप किसी भी कंपनी के, किसी भी कंट्री के जो कंपनीज है, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स है, उसमें आप इन्वेस्ट करते हो। मैं इस देश की रहने वाली नहीं हूँ, सपोज ये इंडिया है, मैं इंडिया की रहने वाली नहीं हूँ, मैं रहती हूँ सपोज जापान में मैं रहती हूँ, ठीक है। मैं एक फॉर्म हूँ, मीन्स मैं एक कंपनी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इन्वेस्ट करूँ, इन्वेस्ट करके फिर मुनाफा कमाऊँ, राइट। इन्वेस्टमेंट से क्या होता है, पैसे हम बढ़ाना चाहते हैं, वो 21 दिन में पैसे डबल वाला, फिर हेरा फेरी वाला, है ना। तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं हम। तो सेम मैं जापान से हूँ, मैं चाहती हूँ कि इंडिया में अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बहुत चल रहा है, मुझे पता है कि इन फ्यूचर आज से 15 साल के बाद अगर मैं इंडिया के सपोज कि इस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, जो कि बनाता है चिप्स बनाता है,
चिप्स मेकिंग कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ? क्या क्या कंपनी, क्या एक नेशन मुझे बोलेगा कि अच्छा सबको या और मेरे क्या कहते हैं मेरे देश में इन्वेस्ट करो? नहीं, उसके पास पॉलिसीज होती है, हर देश के पास अपना पॉलिसी होता है कि आप देश के, मेरे देश के किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस कितना परसेंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक प्लान्स एंड पॉलिसीज होता है ताकि देश में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, और मान लो कि सपोज कि इंडिया में अभी इंटरेस्ट रेट था 7.5% पर एनम, 7.5%, यानी कि अगर मैं 10 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ तो उसमें मुझे जितना भी इंटरेस्ट आएगा 7.5% के इंटरेस्ट में मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। मान लो कि अगर ये यूएसए है, यूएस ने कहा कि तुम यहाँ पे 7.5% देते हो, मैं 10.5% इन्वेस्टमेंट दूंगी, मैं 10.5% तुम्हें क्या कहते हैं इंटरेस्ट रेट दूंगी। तो क्या ये जापान से, जो मैं जापान से आई थी, क्या मैं यूएसए के पास नहीं चली जाऊंगी? चली जाऊंगी। यानी कि मैंने यहाँ का सारा पैसा अपने पास ले लिया, अब मैं चली जाऊंगी, तो क्या मेरे कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट नहीं करेगा? आपने बहुत सारा पैसा पुल किया, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू क्या कहते हैं रिकवर इट, तो क्या होता है इसके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। तो हर कंट्री अपना एक एफडीआई पॉलिसी बनाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाती है। तो इशू ये है कि इंडिया ने कहा है कि चाइना वालों आप भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हो, इंडिया के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्या आपको पता है कि चाइना के साथ हमारा 1.6, अराउंड 1.6 या फिर कुछ ऐसा ही बिलियन डॉलर का हमारा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? ट्रेड डेफिसिट, हाँ लोन। ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है आपका आयात कितना है, आपका निर्यात कितना है, मतलब कि आप कितना इंपोर्ट कर रहे हो, आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो। जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा आपका जो पैसा है, जो फॉरेन करेंसी है, वो आप उस सामान को खरीदने में लगाओ। क्या हर जगह आपका रुपीज़ आप दे सकते हो? आपको यूएसए डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपके पास जितना, क्योंकि यूएसए डॉलर ग्लोबली एक्सेप्टेड वो करेंसी है, यूएसए डॉलर है या फिर यूरो है या फिर येन है, ये सारे ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी है। तो अगर मैं ट्रेड डेफिसिट का मतलब ये है कि चाइना और इंडिया में ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम बहुत ज़्यादा उनके यहाँ से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट हम कर पाते हैं, एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। तो जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा हमारे उस कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ेगा। तो ये हमारे पॉलिटिकल, ये हमारे मिलिट्री, ये हमारे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हर्डर डाल सकता है। उसको लेकर एक आर्टिकल था कि इंडिया और चाइना के बीच में जो एफडीआई पॉलिसी अभी चल रही है उसके बारे में क्या कहना है। तो प्लीज़ डू रीड अबाउट दैट, ठीक है। मैं क्या बता रही थी? अ, हाँ, मालदीव्स के बारे में, वेरी गुड। क्या इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और मालदीव्स के बीच में, इट हैज़ टू बी। माई बाप, आप आप अपने फैमिली से कब तक नाराज हो सकते हो? अभी आपके पास पैसे वैसे नहीं है, आप पैसा नहीं कमा रहे हो, आपको 2 दिन के बाद आपको पेरेंट्स से बात करना पड़ेगा क्योंकि आपको पैसे चाहिए। नहीं कर सकते आप ज़्यादा दिन उनसे नाराज नहीं दिखा सकते, राइट। तो सेम चीज़ है, इंडिया यहाँ पे मालदीव्स में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करती है, बहुत सारा यहाँ पे पैसा लगाती है। टूरिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होता है, इंडिया ने बहुत सारे मिलिट्री कैंप्स यहाँ पे लगाए हैं। ये क्यों मालदीव्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मालदीव्स जो है ना, एक यहाँ पे एक वो है, स्ट्रेट है सुमात्रा के पास, इंडोनेशिया सुमात्रा के पास एक पास है, उसका क्या नाम है? जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच। नहीं डावा, क्या बोल रही हूँ मैं? नहीं नहीं, हाँ टापू है, उसका नाम है, किसी को याद है? स्ट्रेट टाइप कीजिए एक बार, स्ट्रेट बिटवीन इंडिया, सॉरी स्ट्रेट बिटवीन सुमात्रा एंड इंडोनेशिया, क्या नाम है उसका, मैं भूल रही हूँ। मिला? हाँ, अरे तुम बहुत स्लो हो यार। मलक्का स्ट्रेट।
ये है सुमात्रा, ये है इंडोनेशिया, इसके बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का, MALACCAA, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक यही इम्पॉर्टेंट पास है जब आप चाइना से, जापान के साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ प्लस एशियन कंट्रीज़ के साथ जब आप ट्रेड करते हैं पोर्ट के थ्रू, यानी कि शिप के थ्रू जब आप ट्रांसपोर्ट करोगे ना, तो आप इस स्ट्रेट के रास्ते जाओगे। इस स्ट्रेट के रास्ते जाओगे जाओगे जागे आप कहाँ पहुँचोगे? आप पहुँचोगे अफ्रीका, अफ्रीका के बाद फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में अपना शिप लेके जाओगे, ठीक है। अगर इस रीजन में मुझे सिक्योरिटी चाहिए, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में या फिर क्या कहते हैं इंडियन ओशन जो रीजन है, अगर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, अगर मुझे वहाँ पे चेक्स एंड बैलेंसेस रखना है, तो मेरा इम्पॉर्टेंट ये है कि जो भी इम्पॉर्टेंट आइलैंड है पैसिफिक रीजन में या फिर इंडियन रीजन में, मुझे उसके ऊपर कंट्रोल चाहिए ताकि देख सकूँ मैं कोई खतरा तो नहीं है। इसीलिए ये मालदीव्स इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंट है। क्यों चाइना इतना ज़्यादा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर खर्च करता है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के ऊपर क्यों खर्च कर रहा है? ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, जितने भी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन है, सबके ऊपर कब्जा रहे उनका। यानी कि जब कब्जा रहेगा तो आप बिना उनके परमिशन के उस रीजन से आप मूव नहीं कर पाओगे। क्या आप लेके जा रहे हो, उसका सिक्योरिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो जब आप ग्लोबल इशू पे आप जब देखोगे तो ये इंपॉर्टेंट इशू बन के उभरेगा बाद में, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मालदीव्स इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए श्रीलंका इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अंडमान निकोबार इंपॉर्टेंट है, इसलिए लक्षद्वीप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब लिखिए मालदीव्स, मालदीव्स मालदीव्स के बारे में, मालदीव्स एंड इंडिया। मालदीव्स एंड इंडिया को एक 8 डिग्री चैनल डिवाइड करती है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बीपीएससी ये सवाल पूछे 8 डिग्री चैनल के बारे में, क्योंकि मालदीव्स न्यूज़ में था तो वो जनरली छुटपुट सवाल पूछ लेते हैं कभी कभी। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये पूछे 8 डिग्री चैनल के बारे में। 8 डिग्री चैनल डिवाइड करता है किसको? इंडिया एंड मालदीव्स, या फिर मिनिकॉय आइलैंड, या फिर लक्षद्वीप एंड मालदीव्स, कुछ भी पूछ सकते हैं। मिनिकॉय आइलैंड एंड कैनानोर आइलैंड मीन्स ये 36 आइलैंड्स का ग्रुप है, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट है कैनानोर एंड मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय एंड कैनानोर को डिवाइड करता है एक चैनल जिसका नाम है 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल, यस। मिनिकॉय इंडिया के पास है, इंडिया का पार्ट है, लक्षद्वीप का ये पार्ट है। अब सवाल लक्षद्वीप के बारे में बता दिए, लक्षद्वीप फॉर्म कैसे हुआ? कोरल से। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू। कोरल्स आपने सही कहा है। चलिए, यस, 11 डिग्री चैनल इज इन अंडमान एंड निकोबार। 11 डिग्री चैनल डिवाइड करता है निकोबार को सुमात्रा से। चैनल का मतलब समझ रहे हो? जो 11 डिग्री मैंने बताया, 8 डिग्री मैंने बताया, लैटिट्यूड से याद है क्या? हाँ, गैप तो है बट उसको हम 8 डिग्री क्यों बोलते हैं? वो लैटिट्यूड्स है, जो आपके लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताया। ये मैंने बताया था 11 डिग्री, फिर मैंने बताया था 10 डिग्री, फिर मैंने इधर बताया 8 डिग्री, सॉरी हाँ 8 डिग्री, फिर 9 डिग्री। ये सब इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है, वो लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। डिग्री वाला याद रखना। मैं अभी क्या बता रही थी? कोरल द्वीप्स के बारे में, मतलब कोरल आइलैंड्स के बारे में, या फिर लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप का फॉर्मेशन जनरली कोई बोलेगा कि वो कोरल आइलैंड्स है, कोरल से फॉर्म। कोरल को हम कहते हैं मूंगा चट्टाने, या फिर उसको एक कहते हैं शैवाल, ठीक है। शैवाल पता है? शैवाल या फिर कोरल्स हम कहते हैं। कोरल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो समुद्र में जो क्या कहते हैं, जो पीक्स हैं, जो माउंटेन्स है या फिर लैंड एरिया है ना, उसके ऊपर वो बनते हैं।
वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाना, बस इतना जानना है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है कोरल्स, जो कि हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसके कारण बहुत सारे कोरल्स का हम मतलब कोरल्स को हम लूज़ कर रहे हैं, हम खोते जा रहे हैं। टेम्परेचर जितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर टेम्परेचर अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा, अभी कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी रिपोर्ट, 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। आईपीसीसी रिपोर्ट यानी कि इंटर पैनल क्या इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक रिपोर्ट पब्लिश करती है अबाउट क्लाइमेट चेंज के बारे में, कितना टेम्परेचर बढ़ चुका है। आपने लिखा अभी मैंने जो कहानी बताया, आईपीसीसी क्या है, ये सब लिखते जाइए, लिखते जाइए, क्या पता इसमें से कुछ आ जाए। कहानियाँ बहुत अच्छी है, बट ये सारे फैक्ट्स है, सारे इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। आईपीसीसी के बारे में मैं बता रही थी, आईपीसीसी ये कहता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये कहता है कि जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1785 के अराउंड, या फिर 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में, जब हमारा आईपीसीसी यानी कि जब हमारा क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन शुरू हुआ था, उसके बाद से हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन करने लगे, इसके कारण ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम इसी पेस में जाएंगे तो ऐसा समय आएगा, यानी कि 2000 कितना 2100 तक, क्या बोलेंगे इसको, 2100 ही बोलेंगे ना, 2100 तो नहीं बोलेंगे, जैसे कि अभी 2015 बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, 2100, 2100, कुछ ऐसा ही, ठीक है। यहाँ तक आते आते हमारा ग्लोबल टेम्परेचर अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। 2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का मतलब ये है आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे, आपके जितने भी प्रजातियां हैं वो विलुप्त हो जाएंगी, जो इंपॉर्टेंट मरीन लाइफ है वो विलुप्त हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, क्या कहते हैं इंटेंस रेनफॉल होगा, इंटेंस ड्रॉट होगा, जो अल नीनो ला नीनो का प्रॉब्लम है वो इंक्रीज हो जाएगा, ह्यूमन हैबिटेट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, फ्लडिंग आएगा, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट आएगा, ये सारे चीज़ें होंगी, एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगा। यस यस, तो ये आईपीसीसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहता है। वैसे मैं एक किस लिए बता रही थी ये कहानी, इससे पहले मैंने कुछ बताया था क्या, इससे पहले मैं क्या बता रही थी, कोरल्स के बारे में बता रही थी, तो कोरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रही थी। तो जब आप फॉर्मेशन देखोगे ना लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में, रियूनियन हॉटस्पॉट याद है ना, हाँ समुद्र में होते हैं ये, ठीक है, समुद्र में होते हैं। हॉटस्पॉट याद है, रियूनियन हॉटस्पॉट है ना, रियूनियन हॉटस्पॉट, तो रियूनियन हॉटस्पॉट से वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था, वोल्केनो मैग्मा निकल रहा था, और इंडियन प्लेट आगे मूव कर रहा था इक्वेटर के साइड, इक्वेटर की तरफ मूव ऑन करते जा रहा था, ये आगे बढ़ रहा है, यहीं पे रियूनियन स्पॉट है। जब ये आगे बढ़ रहा है तो ये पूरा लैंड मास ऊपर जा रहा है, ये तो स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, ये ऊपर जा रहा है, तो क्या यहाँ पे जो मैग्मा वगैरह है वो थोड़ा सा इतना दूर तक भी फैल जाएगा, फैलेगा ना। सपोज कि कोई चीज़ आप पिघलाते हो, कोई चीज़ आप पिघला रहे हो, जब आप पिघला के उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके आते हो तो थोड़ा बहुत वो फैल जाता है ना। सेम चीज़ इसके साथ भी हुआ, यहाँ से भी जब वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन, यहाँ पे भी वोल्केनो, यहाँ पे भी वोल्केनो, यहाँ पे भी वोल्केनो इरप्शन हुआ, ठीक है। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड धीरे धीरे क्या हुआ, यानी कि क्या हुआ, रिजेस का फॉर्मेशन हुआ, या फिर कटक का फॉर्मेशन हुआ। कटक क्या होता है, समुद्र के अंदर माउंटेन पीक्स होते हैं, ठीक है, इस तरह से कटक का निर्माण हुआ या फिर रिजेस का निर्माण हुआ। ये रिजेस ओवर द टाइम धीरे धीरे टूटने लगे, डिग्रेड होने लगे, और इन्हीं रिजेस पे धीरे इस साइड से ऐसे ऐसे एक कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन हुआ, जो आज आपको लक्षद्वीप आइलैंड के तौर पे आप उसको जानते हो। आए समझ में? अगर कोई पूछे, कोई बोलेगा नॉर्मल बोलेंगे कि हाँ ये कोरल आइलैंड्स हैं, बट इन रियलिटी पहले क्या थे, ये एक वोल्केनिक आइलैंड्स थे, वोल्केनिक आइलैंड्स थे। ओवर द टाइम ऑफ पीरियड ये फिर बने कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये था लक्षद्वीप का स्टोरी, इतना था लक्षद्वीप। नहीं, हाँ अंडमान जो है वो भी वॉल्केनिक्स वॉल्केनो से इरप्ट हुआ है, वॉल्केनो से बना हुआ है, बट ये कोरल्स नहीं है, कोरल नहीं है वो, ठीक है, कोरल केवल लक्षद्वीप है। देन अब कुछ सवाल जवाब किया जाए। किसका? कवरत्ती, कवरत्ती है आई थिंक
एक छोटा सा आइलैंड है वहाँ पे, मिनिकोय पे है शायद, कवरत्ती। एक सेकेंड, आप एक बार लिख लेना, ठीक है, देख के लिख लेना। ये याद हो गया ना? आगे बढ़े क्या हम? अरे वो कर सकते हैं ना। अच्छा, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस तो आपको पता चल गया होगा ना। वेस्टर्न घाट बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, ईस्टर्न घाट में बहुत ही रेसिडुअल हिल्स है, मीन्स बहुत ही छोटे छोटे हिल्स है। वेस्टर्न घाट में जो नदियाँ हैं बहुत ही कम है, लेकिन ईस्टर्न घाट में बहुत सारी नदियाँ जाती है। वेस्टर्न घाट्स कैसे क्रिएट हुआ था? वेस्टर्न घाट्स क्रिएट हुआ था ड्यू टू टिल्टिंग ऑफ द इंडियन क्रेटॉन या फिर इंडियन प्लेट्यू। ईस्टर्न घाट कैसे हुआ था फॉर्मेशन? ईस्टर्न घाट बहुत पहले ही फॉर्म्ड हो गया था, जब वो पार्ट था किसका, गोंडवाना लैंड का जब पार्ट था, तभी तभी ही फॉर्म हो गया था, यानी कि 2.6 बिलियन ईयर्स अगो पुराना है वो। तो ये आप तो कर लोगे, मुझे पता है। उत्कल कोस्ट हो गया है। चलिए अब सवाल जवाब करेंगे हम। द साउथ ऑफ शिवालिक्स, करें सवाल जवाब? चलिए जूम कर दूं, ठीक है, मैं बोल दूंगी, आप आंसर लिख लेना, आंसर देना। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक सीरीज, भाबर इज द एग्जाम्पल ऑफ मिडलैंड, हिंदी में भी बता दूंगी, डोंट वरी। मिडलैंड सिचुएशन, इंटर माउंटेनिंग सिस्टम, पिडमॉन सिचुएशन एंड लिटोरल। मिडलैंड मतलब क्या होता है? बीच का मैदान। दूसरा है इंटर माउंटेन, यानी कि माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ों के बीच में जो लैंड एरिया है उसे हम कहते हैं पिडमॉन सिचुएशन। जो पहाड़ है, पहाड़ है, पहाड़ से जब आप नीचे जाते हो ना, अरे ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे पिडमॉन्ट का मतलब होता है तलहटी में, यानी कि पहाड़ के तलहटी में नीचे में जब आप जाते हो, यहाँ पे बहुत सारे पत्थर पत्थर वगैरह से मिलेंगे, उसी को हम कहते हैं पिडमॉन्ट जोन, पिडमॉन्ट। तो क्या एक पिडमॉन्ट का एग्जाम्पल है? या फिर लिटोरल रीजन, यहाँ जहाँ लिटोरल रीजन का मतलब होता है जहाँ पे पूरी तरह से पानी से लबालब होता है वो रीजन, उसको हम कहते हैं लिटोरल रीजन। क्या है आंसर? आंसर मत देख लेना सी वगैरह ये सब, खुद से आंसर देने की कोशिश करना। आंसर तो लिखा हुआ है, क्योंकि ताकि आप जब पढ़ो तो आपको याद रहे। इसमें दिया है, मतलब आप फिर से खुद से कोशिश करो, इसका आंसर क्या होगा? पिडमॉन्ट, पिडमॉन्ट शिवालिक पिडमॉन्ट का है, यानी कि तलहट्टी में आता है। हमने बात की थी ना भाबर के बारे में, भाबर एंड देन इसके बाद क्या आता है? तराई, फिर भांगर देन खादर, यही सवाल था। पिडमॉन्ट। द कलेक्शन ऑफ आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप इज अ, फिलहाल तो आप इसमें कोरल ही करोगे। वॉल्केनिक ओरिजिन पहले, मतलब बहुत ही पुराना वाला है, पर ये सवाल आया था 1996 में, मतलब बीपीएससी ने पूछा था। यूपीएससी के जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए हैं कि जब आप नॉर्थ से साउथ तक जाओगे आपको कौन कौन से माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, आप मूव कर रहे हो ईस्ट से वेस्ट आपको कौन कौन से माउंटेन रेंजेस मिलेंगे, ये बीपीएससी ने पूछा, यूपीएससी ने पूछा है। बीपीएससी का सिंपल सवाल जो है वो मैं बता देती हूँ। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? अब नहीं करता। यूपीएससी इज योर, बीपीएससी इज योर न्यू यूपीएससी, ठीक है? तो आप उसी तरह से तैयारी करो, ये नहीं कि जाके मैं लूसेंट जाके पढ़ लूंगा मेरा सारा काम हो जाएगा, नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो, मतलब मैं मानती हूँ कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकते हो, बट केवल प्रीलिम्स क्वालिफाई करना आपका एम नहीं है, राइट? यस, यस, बीपीएससी का लेवल भी हाई हो चुका है। नेक्स्ट, चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन, ये पुराना सवाल है तो इसलिए चेरापूंजी उस समय सबसे वेटेस्ट प्लेस था, राइट? तो इसलिए पूछा। अभी क्या है? मेघालय में हाईएस्ट, सॉरी, वेटेस्ट मौसिनराम। अरे और सवाल था इस पे। हाँ, गारो ट्राइब इज ऑफ, गारो खासी जयंतिया, ये ट्राइब नेम भी है और ये हिल रेंज भी है। कहाँ पे मिलते हैं? मेघालय में। वेरी गुड, गारो ट्राइब हो गया है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया इज, यस, सवाल पूछा है हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, दे हैव नॉट आस्क्ड अबाउट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर आप के क्या कहते हैं, आप कंचनजंगा करके आते हो, यानी कि आपका जो हक है, यानी कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आप जब कहते हो कि ये मेरा हक है, तो आप उसको क्या करो, नेग्लेक्ट करो कि अच्छा नहीं मेरा हक नहीं है ये। कैसा है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर was basically part of which state during national independence?
इंडिपेंडेंस के टाइम पे किसका हिस्सा था वो? जम्मू कश्मीर का हिस्सा था। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कब बना? जम्मू कश्मीर के बाद जब एग्रेशन हुआ तब बना, 48 के बाद बना, राइट? हाँ वही वही। तो जब आप कह रहे हो कि हम करेंगे कंचनजंगा, कंचनजंगा कहने का मतलब ये है कि आप कह रहे हो कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो हमारा हिस्सा नहीं है। बोलने से नहीं, देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन। अगर आप गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से जाओगे, आप किसके थ्रू पढ़ोगे? गवर्नमेंट ने जो कहा उसके थ्रू, गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के थ्रू जाओगे आप। तो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट के थ्रू हम किसका, क्या आप जब मैप बनाते हो, इंडिया का मैप बनाते हो, तो क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को हटा देते हो? अक्साई चीन को हटा देते हो? नहीं। गिलगित बाल्टिस्तान रीजन को? नहीं। वो आप कहते हो कि हमारा पार्ट है। जब आप चाइना का मैप देखोगे तो चाइना का मैप में अक्साई चीन इज देयर पार्ट। जब आप पाकिस्तान का मैप देखोगे, पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मैप है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज इन देयर मैप। ठीक है, पढ़ लिया था, ये कर लिया था। द रिवर फ्लोइंग इन द वेस्ट आर नर्मदा, तापी, वेरी गुड। नेक्स्ट, अच्छा ये मैंने बता दिया था ना, वेस्टर्न ईस्टर्न घाट के बीच में तो डिफरेंस मैंने बता ही दिया था। हाईएस्ट माउंटेन पीक, डन डन। विच रिवर इज फ्लोइंग थ्रू फॉल्ट? भ्रंश घाटी में कौन सी नदी फ्लो कर रही है? वेरी गुड, नर्मदा। हाउ मेनी आइलैंड्स आर देयर इन लक्षद्वीप? 37, 36, 36, 37। सी 37 आइलैंड्स है, पर 36 आइलैंड्स पे हमारा मतलब कि उस पर हैबिटेट रहता है, उसमें पॉपुलेशन रहता है। द passes which is situated at the highest elevation is नाथुला। नाथुला सबसे हाईएस्ट क्या कहते हैं एलिवेशन पे है, ठीक है, और वो सिक्किम है। वेरी गुड। और था सवाल इसमें? हाँ, द सदर्न कॉन्टिनेंट ब्रोकन फ्रॉम पैंजिया इज कॉल्ड एज गोंडवाना लैंड। सी चुपुच्चू सा सवाल। राजस्थान रिसीव वेरी लिटिल रेन बिकॉज राजस्थान के पास बहुत ही कम बारिश होती है, क्यों? यस, क्योंकि उसके पास डायरेक्ट कोई बैरियर्स नहीं मिलते, कोई माउंटेन रेंज इसके पास नहीं है, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। डन। अब तक किसी को कोई सवाल इस चैप्टर से? यस। अमन दीवी अंडमान, हाँ लक्षद्वीप में है। इलेवन डिग्री चैनल नहीं है, नहीं है। एक सेकेंड, अगर गलत है तो मैं चेक कर लेती हूँ, अगर गलत है तो आप एक बार चेक कर लोगे, ठीक है? हो सकता है गलत, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, अगर लिखा है, अगर एटलस में है तो एटलस सही होगा। एक सेकेंड, कल मैंने आपको एक पीडीएफ दिया था। एक सेकेंड, कल ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए सारे के सारे? नहीं नहीं नहीं, हाँ टेलीग्राम ग्रुप पे भी तो ज्वाइन हो जाओ, मैं करंट अफेयर भेज दूँ। कल मुझे टाइम नहीं मिला भेजने के लिए। हाँ हाँ हाँ, उस पर मैं करंट अफेयर भेज देती हूँ। एक सेकेंड, 11 है, मैंने गलत बोल दिया क्या? 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार। सही तो बोला था मैंने, 10 डिग्री। 9 degree channel divides the Minicoy and the Lakshadweep. 8 degree channel divides the Lakshadweep and Maldives. 6 degree channel divides Great Nicobar from, अच्छा वो 6 डिग्री चैनल है, सही कर लीजिए। ग्रेट निकोबार एंड सुमात्रा वाला जो मैंने बताया था ना, सुमात्रा वाला 6 डिग्री। हाँ यस, एंड उसका 11, सी 11 डिग्री जो है ना, नहीं नहीं एक सेकेंड, डोंट राइट एनीथिंग, मैं कल आपको बता दूंगी, ठीक है? लेट मी चेक द गवर्नमेंट वेबसाइट, ठीक है? आप ये कल, मैं कल बता दूंगी, डोंट वरी। अब तक कोई डाउट? हमने एक यूनिट ख़त्म कर लिया, दैट इज़ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, ठीक है?
ड्रेनेज सिस्टम के बाद हम जाएंगे क्लाइमेट के बारे में, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह प्रणाली के बारे में हम पढ़ेंगे कि अपवाह प्रणाली क्या है, यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कैसे ओरिजिनेट होता है, क्यों नदियाँ इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट नदी है। बीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों जो है ना, केवल जो आपके जो मेन ट्रिब्यूटरी है ना, जो मेन नदी है उसका बस ओरिजिन पॉइंट आपको जानना है। सारी नदियों का ओरिजिन पॉइंट जानने की ज़रूरत नहीं है कि ट्रिब्यूटरीज नदी की जो ओरिजिन पॉइंट है ना उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। वो बस जानना है आपको कि मेन नदी है, ये नदी है, ये नदी जा रही है, इस नदी में कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जब आपको कन्फ्यूजन हो कि ये इसकी कौन सी लेफ्ट बैंक होगी या फिर कौन सी राइट बैंक होगी, तो आप नदी के डायरेक्शन में अपने आप को रखोगे। जैसे कि नदी जा रही है इस डायरेक्शन में, तो मैंने अपने आप को इस डायरेक्शन में रखा। इस नदी का जो लेफ्ट होगा वो मेरा लेफ्ट होगा, इस नदी का जो राइट होगा वो मेरा राइट होगा। अब मैं डिवाइड कर सकती हूँ ना कि इसकी कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, कौन सी राइट, यानी कि जो लेफ्ट बैंक होगी तो इधर लेफ्ट से आके इस नदी के लेफ्ट से आ रही है, जो राइट बैंक होगी जो इसके राइट से आ रही है उसको हम कहते हैं राइट बैंक, और फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, इसमें हम ये पढ़ेंगे। और हम इसमें पढ़ेंगे जितने भी इम्पॉर्टेंट नदियाँ हैं, आइदर हिमालयन माउंटेन सिस्टम का, पेनिनसुलर रिवर्स, ये सारे हम पढ़ेंगे। और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हाँ ड्रेनेज सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट में, क्लाइमेट यानी कि क्लाइमेट में हम क्या क्या, मॉनसून के बारे में सबसे ज़्यादा। मॉनसून इज द फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी एंड बीपीएससी। क्या, यस, मेंस प्रीलिम्स सब में क्लाउड्स हम पढ़ेंगे फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, हम फिलहाल इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में जो जो कॉन्सेप्ट आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का जिसमें जानना ज़रूरी है हम वो पढ़ेंगे। जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हम जनरली जब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़ते हो ना तब आपको बताया जाता है। बट क्योंकि मुझे ज़रूरत थी इंडियन ज्योग्राफी में, मुझे समझाना था आपको कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आपको जानना ज़रूरी था कि हाँ हिमालय का फॉर्मेशन जो है उसके पीछे ये कहानियाँ थी। ठीक है, इसीलिए तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा फिजिकल ज्योग्राफी में से, वर्ल्ड के फिजिकल ज्योग्राफी में से इंडियन ज्योग्राफी के लिए हम वो सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, और जो बच जाएगा फिर वो हम बाकी सारी चीज़ों को कवर करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में। ठीक है, अभी तक क्या, अभी तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए आप पढ़ो एनसीईआरटी की 11th क्लास। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी बुक। और मेंस के लिए मैं आपको तैयार कर रही हूँ, तो मेंस के लिए ज़्यादा टेंशन, मेंस के लिए बस आप अपनी किताब ले लीजिए, मेंस वाली, क्या नाम है उसका, मेंस का प्रीवियस ईयर है एनालिसिस, आंसर होता है ना क्वेश्चन एंड आंसर प्रीवियस ईयर, वो आप ले लीजिए, किसी भी अच्छे कंपनी का ले लीजिए, वो रखिए, आपको हेल्प करेगा वो। पिछले चैप्टर से कोई डाउट नहीं, कोई सवाल? ठीक है, अब बताइए रिवर सिस्टम क्या होता है। यस, हल्दी घाटी के बारे में मैंने बताया था, पढ़ने को बोला था, पढ़ा? यस, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी के बारे में बताया था ना। हल्दी घाटी पास कहाँ पे है, कहाँ पे है हल्दी घाटी पास, किस माउंटेन रेंज में है? अरावली। डू रिमेंबर, प्लीज़ 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 अपने जो भी पहले पढ़ लिए हैं ना उसको याद कीजिए, क्योंकि जब आप एक साथ पढ़ने बैठोगे ना आपके पास बहुत सारी मोटी मोटी किताबें होंगी पढ़ने को, सारे सब्जेक्ट के होंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ठीक है, हाँ, रिवर सिस्टम हम किसको कहते हैं, सबसे पहले रिवर क्या होता है, यानी कि अपवाह क्या है। रिवर क्या होती है, कोई भी एक धारा, पानी की एक धारा किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह से हमेशा जब फ्लो करती है ना उसे हम कहते हैं नदी, या फिर उसे हम कहते हैं रिवर,
या फिर उसको हम कहते हैं रिवर सिस्टम, रिवर अपवाह प्रणाली, कुछ इस तरह के हम उसको शब्द देते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर, क्योंकि एक डायरेक्शन में वो फ्लो कर रही है, एक एरिया में हमेशा फ्लो कर रही है। ओके, वो बड़ी भी हो सकती है, वो छोटी भी हो सकती है, मीन्स बड़ी नदियाँ भी होती है, छोटी नदियाँ होती है। जब बहुत सारी ऐसी नदियाँ एक साथ मिलती है, बहुत सारी नदियाँ एक ही रीजन में फ्लो कर रही है, सपोज कि ये बे ऑफ बंगाल में जा रही है, ये गंगा नदी है, गंगा नदी, गंगा नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी है, इन जो नदियां हैं जो उसकी ट्रिब्यूटरी, इनकी भी ट्रिब्यूटरी है। सपोज ये है आपका यमुना नदी, यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी है कोई, चंबल, चंबल नदी की भी कोई ट्रिब्यूटरी है, क्या नाम था, बनास। जब ये पूरा सिस्टम, जब पूरा एक जाल की तरह ये फैला होता है, इसी को हम कहते हैं रिवर सिस्टम, अपवाह प्रणाली। जब ये नदी किन किन जगहों से पानी इकट्ठा कर रही है, जैसे कि यहाँ पे माउंटेन रेंज है, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन रेंज है, यहाँ पे माउंटेन रेंज है, यहाँ पे माउंटेन रेंज है, तो जब बारिश होगी और ढलान इस साइड पे है, बे ऑफ बंगाल के साइड में ढलान है, तो जब बारिश होगी तो पानी किस डायरेक्शन में आगे फ्लो करेगा, बे ऑफ बंगाल में। क्यों? क्योंकि इसका ढलान यहाँ पे है। ये नदी कहाँ कहाँ किस किस जोन से पानी लेके आ रही है, इन सारे जोन को, इन सारे पानी को हम एक एक वर्ड में कहते हैं कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब है नदी किन किन जगहों से पानी इकट्ठा कर रही है, किन किन जगहों से पानी लेके आ रही है और आगे फ्लो कर रही है, ठीक है, उसे हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड, हाँ, ड्रेनेज सिस्टम, रिवर सिस्टम। फिर से मैंने वही खोल दिया, नहीं वाइट पेज नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, रुक जाओ, वैसे कहाँ था, फोल्डर में था, फाइंडर, इसमें, इसमें ना, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, ये दिख रहा है, इम्पॉर्टेंट, ये सपोज कि ये एक इसकी इम्पॉर्टेंट रिवर है, मीन्स इम्पॉर्टेंट नदी, मान लो कि इसका गंगा है, गंगा इज मेन रिवर। ओके, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, हर जगह पे बारिश हो रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरी इसकी फ्लो कर रही है, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये सारी ट्रिब्यूटरी इस मेन नदी में पानी लेके आ रही है। ये ट्रिब्यूटरी कहाँ कहाँ से पानी लेके आ रही है, बारिश से पानी लेके आ रही है, ग्लेशियर से पानी लेके आ रही है, इन सारे एरिया को एक साथ हम कहते हैं कैचमेंट एरिया। ये जो माउंटेन रेंज है, क्या इस माउंटेन के इस साइड में ही बारिश हो रही है, फिर उस साइड में भी बारिश हो रही होगी, उधर में भी बारिश हो रही होगी, राइट। तो ये क्या करिए, जो ढलान है, ये जो स्लोप है, एक डायरेक्शन फ्लो का इस साइड बना रही है, एक डायरेक्शन फ्लो उस साइड बना रही है। तो जो माउंटेन है ना, ये क्या काम कर रहा है, एक वाटर शेड की तरह काम कर रहा है, वाटर शेड, जल विभाजक के रूप में ये काम कर रहा है। यानी कि नदियों का पानी किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको ये डिटरमाइन कर रही है, उसको ये बता रही है। नदियों का डायरेक्शन किस दिशा में होगी वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बताइए, लिख लीजिए। इतना देर से मैं क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन बताओ। नदियां किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, नदियों में पानी कितना आ रहा है, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड करती है, वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट उसके स्लोप के ऊपर, उसका ढलान कैसा है उसके ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यस, यानी कि वाटर इंटेंसिटी, वाटर इंटेंसिटी कितना है, यानी कि पानी कितना ज्यादा है, पानी का वेग यानी कि वेलोसिटी कितना है, पानी का वेलोसिटी कितना ज़्यादा है, जितना ज़्यादा पानी का वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा नदियाँ जो है बहुत ही फास्ट फ्लो करेगी।
जो भी हमारी वेस्टर्न घाट वाली जो नदी है ना, बहुत ही फास्ट नदियां हैं। क्यों नदियां हैं इतना फास्ट? क्योंकि बहुत ऊंचे ढलान से, ये ऊंचा है वेस्टर्न घाट है, ये अचानक से इसको प्लेन एरिया मिल जाता है, अचानक से समुद्र आ जाता है। तो ऊंचे ढलान से जब नदी गिरेगी तो अचानक उसका जो स्पीड होगा बहुत स्लो, बहुत फास्ट होगा, उसका वेलोसिटी बहुत फास्ट होगा, उसका वेग बहुत फास्ट होगा। सेम नदी फ्लो कर रही है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट की तरफ। ईस्टर्न घाट में स्लोप बहुत ही जेंटल है, बहुत ही स्लो स्लोप है। तो जो नदी फ्लो करेगी बहुत ही स्लो पेस में करेगी, राइट? करेगी ना स्लो पेस में। तो ये डिटरमाइन करता है नदी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, उसमें कितना पानी है, वो डिटरमाइन किया जाता है कि उसका स्लोप कैसा है, वाटर का स्पीड मतलब इंटेंसिटी, मतलब वहाँ पे कितना ज़्यादा पानी अवेलेबल है, वेलोसिटी कितना है, उसका स्पीड कितना है, ये सारी चीज़ें जो है ना। और एक और लिथोलॉजी, लिथोलॉजी या फिर उसको कहते हैं जियोलॉजी। जियोलॉजी यानी कि जो संरचना है, जो पत्थरों की संरचना है, जो रॉक्स की जो संरचना है वो कैसी है, वो डिटरमाइन करती है। अगर कोई रॉक बहुत ही कठोर है तो नदी उसको तोड़ने में, उसका इरोजन करने में बहुत टाइम लगाएगी, समय लगाएगी। कोई नदी अगर बहुत ही सॉफ्ट है, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट रॉक होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक सॉफ्ट होता है। तो सेडिमेंट्री रॉक से ऊपर कोई भी नदी अगर फ्लो कर रही है तो इस रीजन को बहुत जल्दी तोड़ देगी, तोड़ेगी, उसका इरोजन बहुत जल्दी कर पाएगी। अगर वही ग्रेनाइटिक रॉक से, ग्रेनाइटिक रॉक क्या है, बहुत ही ठोस कठोर, कठोर है, इसके ऊपर अगर फ्लो करेगी तो जल्दी उसका क्या कहते हैं इरोजन नहीं कर पाएगी। और इसके नीचे से अगर इस ढलान से नीचे आएगी तो वाटरफॉल का निर्माण करेगी, जैसे कि धुआंधार फॉल पढ़ा था हमने कि वहाँ पे मार्बल मिलता है बहुत ज़्यादा, मध्य प्रदेश में धुआंधार फॉल वहाँ से नीचे गिरता है, फॉल का निर्माण करता है। ये है इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले ये टर्म्स आपको जानने पड़ेंगे कि स्लोप क्या होता है, वाटर इंटेंसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, लिथोलॉजी क्या है, या फिर जियोलॉजी क्या है, ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है रिवर्स के सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ इम्पॉर्टेंट है ट्रिब्यूटरीज, डेल्टा, वाटरशेड। हाँ, इसको छोटा कर सकते हैं। हाँ, एक लाइन आपको इसमें दिख रहा होगा, दिख रहा है कोई, एक लंबी सी लाइन है जा रही है। ये डायग्राम मेरे साथ आप बनाएंगे। इसको हम कहते हैं वाटर डिवाइड लाइन या फिर जल विभाजक रेखा, वाटर डिवाइड लाइन। जल विभाजक रेखा। जब जब हमने सारे माउंटेन रेंजेस को कवर किया तब तब मैंने आपको वाटरशेड के बारे में बताया है। यहाँ पे कौन सा रिवर माउंटेन सिस्टम है, अरावली। हमने बताया था अरावली इज अ क्या कहते हैं वाटरशेड बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, सॉरी इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, बताया था ना। दूसरा है यहाँ पे कौन सी नदी, यहाँ पे कौन सा माउंटेन रेंज है, विंध्या, हाँ विंध्या एंड सतपुरा। विंध्या एंड सतपुरा जो है वो डिवाइड करता है नॉर्थ फ्लोइंग रिवर को और साउथ फ्लोइंग रिवर को। विंध्या एंड सतपुरा डिवाइड करता है हिमालयन माउंटेन रिवर सिस्टम को एंड पेनिनसुलर माउंटेन रिवर सिस्टम को। लिख लीजिए, विंध्या एंड सतपुरा डिवाइड करता है हिमालयन माउंटेन सिस्टम एंड पेनिनसुलर माउंटेन सिस्टम, या फिर नॉर्थ फ्लोइंग रिवर या फिर साउथ फ्लोइंग रिवर्स, नॉर्थ एंड साउथ फ्लोइंग रिवर्स। यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स डिवाइड करता है ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, सॉरी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, या फिर अरेबियन सी ब्रांच, या फिर और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ रिवर सिस्टम। ईस्ट फ्लोइंग रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहाँ मिलती है, अरेबियन सी में जाके मिलती है, राइट। वेस्टर्न घाट, यस। सबसे पहले अरावली, अरावली वाटर डिवाइड बिटवीन इंडस एंड गंगा।
Satpura and Vindhya is a water divide between Himalayan river system and peninsular river system, या फिर northern flowing rivers and southern flowing rivers. Western Ghat divide between west flowing rivers and east flowing rivers, या फिर Arabian Sea branch, या फिर अरेबियन सी में जो जाके मिल जाती है और बे ऑफ बंगाल में जो जाके मिल जाती है, ये डिवाइड करता है वेस्टर्न घाट. वाटर डिवाइड लाइन. कुछ मैंने करंट अफेयर में होमवर्क भी दिया है क्या आज? नहीं दिया? दे दूं? ग्रुप में दे दूंगी, ग्रुप में मैं भेज दूंगी, आप उसको पढ़ लेना. एक आर्टिकल जो चाइना वाला आर्टिकल है ना, जो कल के न्यूज़पेपर में था, वो मैं भूल गई थी देना, तो मैं उसमें भेज दूंगी, प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है? और प्लीज़ उसका नोट डाउन कर लीजिएगा. वैसे अभी फ़िलहाल न्यूज़ में है घी एडल्ट्रेशन के बारे में. घी एडल्ट्रेशन मतलब कि जो घी मिला है तिरुपति टेम्पल में, जो घी का इस्तेमाल हो रहा है वो प्योर घी नहीं है, उसमें एनिमल का फैट मिलाया गया है. तो उसी को लेकर क्या, हाँ फिश, मतलब एनिमल फैट का मतलब है किसी भी एनिमल से लिया हुआ, किसी भी फिश से लिया हुआ, उसमें फैट का इस्तेमाल किया गया है. जो कि एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट. तो जो प्योर घी है ना, उसमें मिलावट करके बनाया गया है, तो उसी के ऊपर इशू है. तो आपसे ये नहीं पूछेगा, यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कि तमिलनाडु में क्या इशू था, वो पूछेगा घी एडल्ट्रेशन के बारे में. या फिर आपसे मेंस में सवाल आएगा कि हम ऑयल में एडल्ट्रेशन करते हैं, हम ऑयल में मिलावट करते हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, हमारे हार्ट डिजीज़ के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है. तो ये सवाल पूछते हैं वो. होता करंट अफेयर से ही है, होता सवाल आपके आंखों के सामने से ही है, बट हम ये नहीं समझते कि हमें पढ़ना क्या है. और वो कौन हेल्प करेगा? वो आपका सिलेबस हेल्प करेगा. सिलेबस आपको बताएगा आपको क्या पढ़ना है. बीपीएससी में मैं बताऊंगी, यूपीएससी में सिलेबस बताएगा. आई होप ये सबको ना बताया जाए, ठीक है? नहीं तो फिर यूपीएससी वाले मेरे ऊपर केस कर देंगे. अच्छा बेटा, डिवीजन ऑफ, ये हम अब कल पढ़ेंगे. यस, हाँ. दूध सागर, वाटर ऊपर की तरफ नहीं आता है. वहाँ पे जब हवा चलती है ना, सपोज कि आप फैन लो, एक फ़ैन लो, ठीक है? फ़ैन बहुत स्पीड चलाओ और वहाँ पे पानी का छींटा मारो, पानी का छींटा पानी गिराओ. क्या पानी का छींटा वो हवा के फोर्स के कारण वो फ्लो होगा, वो आउटवर्ड फ्लो होगा? सेम चीज़, क्योंकि वहाँ पे हवा इतनी ज़्यादा ज़ोर से चलती है, हवा तेज़ चलती है, तो जब ऊपर से पानी गिर रहा है, ऊपर से पानी नीचे जा रहा है, ठीक है, तो वही हवा उसको ऊपर उठा के लेके चली जाती है. तो कहते हैं कि जो झरना जो है ना, उल्टी दिशा में बह रही है, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है? चलिए आज के लिए छुट्टी. करंट अफेयर के लिए मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी, आप उसे प्लीज़ पढ़ लीजिएगा. चाइना और इंडिया का इशू था. अगर आज के न्यूज़पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट हो देन आई विल ऑल्सो. रैंसमवेयर पढ़ लिया था ना? रैंसमवेयर के बारे में बता देती हूँ, 2 मिनट. रैंसमवेयर मैंने बोला था पढ़ने को, ठीक है? आज एक और टॉपिक लिखिए, क्रिप्टो जैकिंग. क्रिप्टो, हाँ, JACKING, क्रिप्टो जैकिंग. इंटरनेट ऑफ थिंग भी पढ़ लीजिए, इंटरनेट ऑफ थिंग. एमपॉक्स के बारे में पढ़ लिया है ना? प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, वो न्यूज़ में है बहुत ज़्यादा. निपाह वायरस भी न्यूज़ में है, तो उसके बारे में पढ़ लीजिएगा कैसे होता है, क्या वो जूनोटिक डिजीज़ है. जूनोटिक डिजीज़ का मतलब होता है जूनोटिक डिजीज़. जूनोटिक डिजीज़ का मतलब ये है कि वैसे डिजीज़ जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं और बाद में ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन में जाते हैं. जो मैं जूनोटिक में बोल रही हूँ, जूनोटिक. वैसे मैंने होमवर्क दिया था पढ़ने के लिए एमपॉक्स के बारे में. एमपॉक्स इज ऑल्सो अ जूनोटिक डिजीज. वो किससे होता है? वो बैट से होता है. चमगादड़, चमगादड़ से बच के रहना, बहुत डिजीज होता है इससे. निपाह वायरस, चमगादड़, सब बहुत सारे डिजीज हो रहे हैं. ये कैसे होता है? कोई भी फल, कोई भी फ्रूट, कोई भी चीज़ अगर वो जूठा है, अगर उसने खा लिया है और ह्यूमन बाई गलती से वो इसको खा लेते हैं,
तो इसमें जो इन्फेक्शन है ना वो ह्यूमन से आ जाता है, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, और ह्यूमन टू ह्यूमन जब ट्रांसमिशन होता है तो उनके हाथ पे रेड रेड धब्बे स्पॉक्स बन जाते हैं, जैसे चिकन पॉक्स होता है ना उसी तरह से वो पॉक्स बन जाते हैं, वही है एम पॉक्स डिजीज। तो इसमें पढ़ लीजिएगा एम पॉक्स डिजीज होता कैसे है, ठीक है, क्या कारण है, दूसरा क्यों क्या कोई मेडिसिन है इसको लेकर। कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब होता है हवा पानी, जैसे मैंने छींका उससे वो फैलता है। ये कम्युनिकेबल डिजीज है अगर आप किसी भी इंसान का खाना शेयर कर रहे हो, अगर सलाइवा, अगर फ्लूइड, या फिर अगर आपका सेक्सुअल कांटेक्ट है, उसके थ्रू ये डिजीज फैलता है, एमपॉक्स डिजीज, ठीक है। तो पढ़ लीजिएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग पढ़ लीजिएगा, और क्रिप्टो जैकिंग पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको और क्या बोला था, रैंसमवेयर के बारे में पढ़ने को बोला था ना। रैंसमवेयर का मतलब ये है, जब आप इंटरनेट की दुनिया में होते हैं, इंटरनेट पे जब आप सर्फिंग करते हैं बहुत ही मज़े से, कोई आपको निगरानी कर रहा है, कोई आपको देख रहा है कि आप किस चीज़ पे जा रहे हो, क्या चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो, क्या चीज़ पढ़ रहे हो, किस चीज़ की शॉपिंग कर रहे हो। अगर मान लो कि मेरा इरादा बहुत ही बैड इरादा है, मैं हूँ एक बैडमैन, नहीं स्माइल करा देती हूँ इसको, मैं हूँ एक बैडमैन, ओके, यस आई एम कमिंग 2 मिनट्स। मुझे चाहिए कि मुझे किसी का इन्फॉर्मेशन स्टील करना, मुझे पता है कि तुम्हारे लैपटॉप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट फाइल है, डिफेंस को लेकर सीक्रेट फाइल है, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर सीक्रेट फाइल यहाँ पे रखी हुई है, और मुझे इस कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, तुम्हारे पूरे कंप्यूटर को मैंने हैक कर लिया, अब मैंने हैक कर लिया, यू कांट यूज़ योर लैपटॉप नो मोर, मतलब आप अपने लैपटॉप का इस्तेमाल अब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगी, मैं तुम्हें अब कॉल करूँगी, मैं आपको कॉल करूँगी, मैं बोलूँगी ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए अपना लैपटॉप फ्री चाहिए, यू नीड टू गिव मी योर मनी, अपना पैसा दीजिए। पैसा किस में, रुपीज़ के फॉर्म में नहीं, डॉलर के फॉर्म में नहीं, मैं लूँगी क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, मैं आपसे पैसा लूँगी, क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में मैं ऐसा पैसा लूँगी। पैसा लेके आप ये जो है अपना जो बंधक मैंने आपके लैपटॉप को बनाया है, आप मेरे से छुड़वा सकते हैं। शक्ल देख के पता चल गया है कि आपने नहीं पढ़ा है, प्लीज़ डू रीड अबाउट इट। अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आया तो मुझे याद करना। माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये रैंसमवेयर नहीं था, उसका कुछ कोई और इशू था, मैंने उसके बारे में अच्छे से पढ़ा नहीं, तो आई डोंट नो, ठीक है, बाय बाय, पढ़ लीजिएगा इसके बारे में।